नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, देश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 4 जून को रिजल्ट आ चुका है। प्रधानमंत्री शपथ ले चुके हैं और कैबिनेट का विस्तार जो है वो चल रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है और इसकी गर्माहट, जो इसकी तपिश है, वो दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं को भी महसूस हो रही है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा क्या हो रहा है और कौन-कौन सी ऐसी अपडेट छन-छन के आ रही हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि एनडीए और बीजेपी की परेशानी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, कांग्रेस के नेता हैं विजय वडेट्टीवार। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। करीब-करीब 40 विधायक वो कह रहे हैं कि उनके संपर्क में हैं और वो घर वापसी करना चाहते हैं। क्योंकि जो विजय वडेट्टीवार हैं, उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी जो लोकसभा इलेक्शन में जो रिजल्ट आया है, उससे ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में जो हवा बह रही है, वो एमवीए के तरफ बह रही है, ना कि एनडीए की तरफ। और ऐसे में जो एकनाथ शिंदे के जो बड़े नेता हैं और तमाम विधायक हैं, अजीत पवार के एनसीपी के जो तमाम विधायक और बड़े नेता हैं, उनको ये समझ में आ गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर बने रहना है और अगर अपना भविष्य उज्जवल रखना है, तो अब इंडिया गठबंधन या एमवीए के साथ ही जो है वो आगे जाना होगा। ये तमाम रिपोर्ट्स में जो है ये खबरें आ रही हैं और मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा कारण समझ में आ रहा है, जहां जो ये खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं वो संपर्क में हैं, अजीत पवार के जो कई सारे विधायक और संपर्क में हैं। इस खबर में जो सोर्सेस की से खबर आ रही है वो ये भी है कि ये नेता घर वापसी इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ये इनके साथ में एक कार्य के दौरान जुड़े हैं, ना कि वो शुरुआत से जुड़े हैं। क्योंकि इनके शुरुआती जुड़ाव जो रहे हैं वो शरद पवार की एनसीपी थी, उनसे जो जुड़े रहे हैं, ये अजीत पवार के नेता हैं। वैसे ही उद्धव ठाकरे जो हैं, उनकी यूबीटी अब अलग हो चुकी है, एकनाथ शिंदे अलग हो चुके हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के बहुत सारे नेता हैं जो पुरानी वाली शिवसेना से जुड़े रहे हैं, वो अलग होने के बाद अलग हुए हैं। अब अलग होने के बाद जब ये सत्ता में, इन्होंने 2022 में सत्ता में आए, ये लोग सरकार बनाए, उसके बाद ये यहाँ पर एक कल्चर बना, वर्क कल्चर बना, ना कि वो जो एक जुड़ाव महसूस होता है वो जुड़ाव। तो इसकी वजह से कई सारे नेता ऐसे हैं जो अपनी पुरानी पार्टी में मिलना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में अब ऐसे में एकनाथ शिंदे को अपना गुट बचाना, या बात करें अजित पवार के लिए अपना गुट बचाना, क्या मुश्किल हो जाएगा? और इन सबके बीच ये दोनों जो खबरें आ रही हैं, मैं इसके बीच में जो विपक्षी पार्टी है, जैसे अगर मैं बात करूं शरद पवार की जो एनसीपी है, वहां से बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे वो रोहित पवार ही क्यों ना हो, वो लगातार इंडिकेशन, ये इशारा दे रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हमारे संपर्क में हैं और जिन लोगों का आचरण सही रहा है, जिन्होंने जो है अपशब्द नहीं कहे हैं, और समय पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर जो नेता भले पार्टी छोड़ के चले गए लेकिन वो खड़े रहे हैं शरद पवार के लिए, उनकी घर वापसी आसान हो सकती है। लेकिन वो लोग जो पार्टी छोड़ के गए, साथ ही साथ रैलियों में अपशब्द बोले, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनके लिए वापसी करना मुश्किल लग रहा है। तो ये जो हवा बह रही है महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय, लोकसभा इलेक्शन में जो चुनाव हुए, जो रिजल्ट आए, उसके बाद से पूरी की पूरी हवा बदल गई है। अब क्या एकनाथ शिंदे को अपना गढ़ बचाना आसान होगा ऐसे में? क्योंकि जो जिन लोकसभा इलेक्शंस में जो लोकसभा सीटें थी जहां पे इलेक्शन हुए हैं, वहां पर अगर मोटा-मोटा आंकड़ा लगाया जाए तो करीब-करीब 6 असेंबलीज जो है वो आती हैं एक लोकसभा में, करीब-करीब अक्सर ज्यादा सीटों पे। तो 130 के आसपास जो है वो जीते हैं, वो आए हैं इनकी तरफ, एनडीए गठबंधन की तरफ, और 150 के करीब जो आए हैं वो हैं एमवीए की तरफ। तो ये एक कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगाने के लिए और एक आंकड़ा लगाने के लिए और मन भांपने के लिए इतना काफी है कि जनता का जो मूड है वो किस तरह बदला हुआ है। और ये इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में जो हिंदुत्व एक मुद्दा था, जिस तरीके से बाकी बातें हो रही थी, वो यहाँ पर काम नहीं किया है। यहाँ पर जो बीजेपी रणनीति लेके चल रही थी, उससे दलित वोट बैंक का उनका कम हो गया। जो आदिवासी थे उनसे उनका जो वोटिंग बैंक था वो चला गया। जो मुस्लिम वोटर्स थे वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में उन्होंने वोटिंग की जिस तरीके से। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्टर रहे जो बड़े फैक्टर बन के उभरे इस बार के इलेक्शन में। और महाराष्ट्र में इस तरीके से अगर वोटिंग होगी तो एनडीए और बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि छगन भुजबल जो है, अजित पवार के ही पार्टी के नेता हैं, वो भी इन दिनों जो है बहुत ज्यादा खुश नहीं चल रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पहले
एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में छगन भुजबल ने कह भी दिया था कि इस बार एनसीपी को विधानसभा चुनाव में 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी होता क्या दिखाई दे रहा है? अजीत पवार के पार्टी के लिए, उनके नेताओं के लिए खुद अभी मंत्री पद पाना ही इतना मुश्किल हो रहा है। एक पद जो है वो ऑफर किया गया था, उसमें भी जो है अभी इतनी इस तरीके से खींचतान चल रही है और बाद में मालूम चला कि वो भी सेंटर में नहीं बल्कि राज्य मंत्री का पोस्ट है। फिर उसके बाद जो है अजीत पवार ने कहा कि कैसे प्रफुल्ल पटेल को अब वो राज्य मंत्री बना दे जब वो कैबिनेट में रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो है कहीं ना कहीं एक दर सीढ़ी तर सीढ़ी बनती जा रही है और जहां दूरियां जो है बढ़ने का कारण बन सकती है। वहीं अगर हम बात करें, छगन भुजबल ने जिस तरीके से कहा था कि 80 से 90 सीटों पर लड़े, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इनकी सहयोगी पार्टी मानेंगी कि उन्हें विधानसभा चुनाव में 80 से 90 सीटों पर लड़ने दिया जाए। वहीं कई सारे जो समीकरण है वो ये भी बदलते दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से अजीत पवार जो है एनडीए अलायंस के पार्टनर हैं, ऐसे एकनाथ शिंदे भी जो है एनडीए अलायंस के पार्टनर। तो एकनाथ शिंदे 7 सांसद ला करके जो है अगर उनको एक भी मंत्री पद कैबिनेट में नहीं मिल रहा जिस तरह से बाकी लोगों को मिल रहा है, तो फिर अजीत पवार कितना उम्मीद रखें कि उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि 7 सांसद एकनाथ शिंदे लेकर के आए हैं और अजीत पवार के पास सिर्फ एक सांसद है जो चुन करके आए हैं। तो ऐसे में अजीत पवार को कितनी तरजीह दी जाएगी, कितनी वैल्यू दी जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और हालांकि अभी भी दिख ही रहा है, बीजेपी की तरफ से भी उनको वेट करने के लिए कह दिया गया है। अजीत पवार ने अपनी तरफ से भी कहा है कि हम इंतजार करेंगे। तो इंतजार के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या सामने आएगा, वो तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो है महाराष्ट्र की राजनीति में एनडीए अलायंस जो है उसके लिए रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। और जो आज का घटनाक्रम है, जिस तरीके से आज जो है आपको पहले भी अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया कैसे संजय राउत ने जो है उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा दावा करते हुए उन्होंने कहा कि एमवीए जो है वो सरकार बनाने जा रही है और एक बड़ा झटका महाराष्ट्र में जो है वो एनडीए गठबंधन को लगने वाला है। ये एक बहुत बड़ा दावा संजय राउत ने फिर से किया है। और साथ ही साथ उन्होंने क्यों ये दावा कर रहे हैं उसके बारे में भी हमने उस वीडियो में बताया है, आप जाकर देख सकते हैं वो वीडियो। तो ये तमाम बातें भी सामने आ रही हैं। और उसके अलावा जो बाकी मैंने अपडेट दी है कि ये सब घटनाक्रम चल ही रहा है, उसी में अजीत पवार जो है वो शरद पवार की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि 25वां जो है उनका एनसीपी उसका स्थापना दिवस था और उसको लेकर के उन्होंने कहा भी कि शरद पवार ने जिस तरीके से उनके चाचा ने जो पार्टी चलाई है और अभी तक चला रहे हैं उसके लिए उनको थैंक्स कहा है, धन्यवाद कहा है। तो ये एक जेस्चर भी दिखाता है कि 2022 के बाद अजीत पवार पहली बार इस तरीके से खुल के शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं। तो ये एक जेस्चर भी है, एक इशारा भी है कि शायद जो है क्या अजीत पवार का झुकाव वो वापस से अपने पुराने जो साथी रहे हैं उनकी तरफ होने लगा है, या फिर ये बीजेपी या एनडीए की तरफ ये दिखाने के लिए भी एक इशारा हो सकता है कि देखिए मेरे लिए रास्ते ओपन है, अगर आप कुछ नहीं सोचते हैं मेरे और मेरे नेताओं के बारे में जो अजीत पवार का गुट है, तो फिर उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। क्या कुछ ऐसा इशारा और कुछ ऐसा इंडिकेशन देने की कोशिश की गई है? तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में अब चल रही हैं और हर नेता अपना वैल्यू जो है अपनी पार्टी के नेताओं का वैल्यू करवाना चाहता है और अगर वो चीजें उन्हें नहीं मिलती हैं तो वो असंतोष बन करके जो है महाराष्ट्र की राजनीति में अब दिखाई दे रहा है, चाहे वो अजीत पवार की पार्टी हो एनसीपी, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो शिवसेना। तो ये दोनों तरफ दिखाई दे रहा है और यही सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है कि पार्टी के अंदर अगर अंतरकलह होती है कल को तो ये बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो बन सकता है। खैर वैसे भी जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि विधायकों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर के वो निश्चित है कि बहुत बड़ा नुकसान ऐसा हो सकता है, इस बात को लेकर के वही मंथन चल रहा है और शायद इसी वजह से वो दूसरी पार्टी के साथ में भी पुराने पार्टी जो उनके साथ वो कभी जुड़े रहे हैं उनके साथ में भी संपर्क में है। और जैसा कि आज जो है कांग्रेस के नेता जो है विजय उन्होंने जो है आज बताया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बड़ी बात है क्योंकि अब महाराष्ट्र में पहले भी यूपीटी ग्रुप की तरफ से शरद पवार की तरफ से ये कहा गया था कि बहुत सारे नेता उनके संपर्क में हैं, जिसके बाद जो अजित पवार हैं उनकी तरफ से सुनील तटकरे ने कहा कि उनके संपर्क में है। कांग्रेस की तरफ से ये पहली बार कहा गया है कि चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो चाहे अजित पवार, दोनों के विधायकों को मिला के 40 विधायक जो है वो कांग्रेस के संपर्क में है। तो ये अब किस तरीके से राजनीति बदलती है महाराष्ट्र की, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि दिन पर दिन गर्म ही होती चली जा रही है और मुझे लगता है कि अभी ये और गर्म होगी और ये गर्म होती राजनीति की तपिश जो है वो दिल्ली तक पहुंच रही है। अब देखना होगा कि दिल्ली से फिर क्या कुछ समीकरण बदले जाते हैं या वहां से कुछ नया फरमान आता है, सब कुछ देखना होगा। सब कुछ जो सबका जवाब जो है वो वक्त देगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम फिर से लौटेंगे और आपको फिर से जो है वो अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार।